पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। हम लोग इस क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सेंट्रोइड मेंशन्ड है जी। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सा भी ट्रायंगल है और अगर हम किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस का इंटरसेक्शंस को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे सपोज ये एक वर्टेक्स है, अगर हम इस वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट पर कनेक्ट करें, इस वर्टेक्स से भी अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट पर कनेक्ट करें और इस वर्टेक्स से भी अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट पर कनेक्ट करें, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, इसी को हम लोग सेंट्रोइड के नाम से जानते हैं, जो हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। जैसे अगर ये भी एक सेंट्रोइड है और ये एक मीडियन है, तो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये भी एक मीडियन है तो इसको भी 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही रिलेशन होगा। तो चूंकि ये सेंट्रोइड है जी, तो ऑब्वियसली यहां पर भी रेशियो क्या होगा? 1:2। और अब हमको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है। क्या हम डी के कोऑर्डिनेट को a, b मान लें? ठीक है, अगर हम a, b इसके कोऑर्डिनेट को कंसिडर करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना AD, जिसमें a का कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो पता है, पॉइंट जो है जो डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, वो पॉइंट भी हमें पता है और a भी हम इसका कोऑर्डिनेट मान लिए। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे g 5, -5 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो m क्या है? 2 इंटू a, 2a प्लस nx1 दैट इज 1 इंटू 3 अपॉन m प्लस n, तो रेशियो है 2 + 1 3, कॉमा अब y कोऑर्डिनेट में तो 2 इंटू b दैट इज 2b प्लस 1 इंटू -3 बाई m प्लस n दैट इज 2 + 1 3। अब हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2a प्लस 3/3 के, जहां से 15 आएगा इक्वल्स टू 2a प्लस 3। हम 2a को क्या लिख सकते हैं? 15 - 3 दैट इज 12 और a आ जाएगा 12/2, कम्स आउट 6। अगर हम सेकंड पार्ट को कंपेयर करें तो -5 इज इक्वल्स टू 2b -3/3, तो -15 इज इक्वल्स टू 2b - 3। तो हम 2b को क्या लिख सकते हैं? -15 + 3 दैट इज -12, b का वैल्यू इतना आ जाएगा -6। तो फिर a हो गया 6 और b हो गया -6, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में ये जो कोऑर्डिनेट था ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, इसका कोई रोल नहीं था इसके पॉइंट डी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जहां कहता है कि O ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है जिसमें y एक्सिस है और x एक्सिस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारा y एक्सिस है और x एक्सिस है, जिसमें ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और P क्या है? लाइन AB का मिड पॉइंट है। P क्या है? लाइन AB का मिड पॉइंट है, तो ये एक AB है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो A का कोऑर्डिनेट है 4,0, राइट, और B का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,2। ठीक, आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ OP, मतलब ये जो लाइन है OP, इसका इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन में तो मेंशन्ड है कि P इज द मिड पॉइंट, तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना। हम मिड पॉइंट P कैसे फाइंड करेंगे? P का जो मिड पॉइंट है, सपोज x, y है, तो वो हो जाएगा 0 + 4/2 दैट इज 2 और 2 + 0/2 दैट इज 1। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2, 1, और ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालना है जिसमें हम लोग को फॉर्मूला पता है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, हमें 2 पॉइंट पता है और हम उस लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे स्लोप निकालने का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, हम किसी भी पॉइंट को, चाहे o को चाहे p को, हम x2 y2 मान सकते हैं। सपोज हमने पॉइंट p को x2 y2 मान लिया और पॉइंट o को x1 y1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, दैट कम्स आउट 1/2। तो स्लोप आ गया 1/2। अब हम इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, जहां y1 और x1 कोई एक कोऑर्डिनेट है। सपोज हमने इसको माना था, तो y1 हमारा 0 है, स्लोप क्या है 1/2, और x माइनस x1 भी 0 है, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y इज इक्वल्स टू, 2y इक्वल्स टू क्या आएगा, x। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ट्वाइस y का रिजल्ट क्या है, x। So please pause the video to note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा है इन द गिवन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है। ठीक है, लाइंस क्या होता है, लाइंस वो होते हैं जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो हम इसे और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो लाइन है L1 और L2, इसका लाइन L1 का इंक्लिनेशन दे दिया है कि लाइन जो है L1 वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है x एक्सिस के साथ। तो लाइन L1 जो है वो 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और तीसरा लाइन L3 है जो L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L1। ठीक है, जो लाइन L3 है वो L1 के परपेंडिकुलर मेंशन्ड है। आपसे क्या पूछा गया, देन द स्लोप ऑफ लाइन L2 एंड L3। जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लाइन L2 जो है वो L1 के पैरेलल है, तो अगर L1 45 डिग्री फॉर्म किया है तो L2 भी यहां पर कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 45 डिग्री ही फॉर्म करेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जहां पर अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो 45 डिग्री स्लोप नहीं होता है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन होता है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। सो दैट मीन्स स्लोप ऑफ, अगर हम लाइन L2 फाइंड करें, ठीक है, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, जो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और tan 45 का वैल्यू आपको याद होगा कि 1 होता है। तो इसका मतलब है कि लाइन L2 का स्लोप क्या हो चुका है, 1। या तो इसका मतलब ऑप्शन पहला वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर हमारा ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट होगा। अब देखते हैं कि लाइन L3 का स्लोप क्या है। तो देखो, अगर लाइन L2 और लाइन L3 आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ L3, लाइन L3 को जब हम लोग स्लोप ऑफ लाइन L2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है। तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। तो बेसिकली हमें स्लोप ऑफ लाइन L2 पता है 1 है, तो स्लोप ऑफ L3 लाइन क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ L2 दैट इज 1। कितना आ गया, -1। मतलब है कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है, दैट इज L2 लाइन का स्लोप है 1, और L3 लाइन का स्लोप क्या है, -1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस कट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में 4 इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है कि जैसे अगर ये हमारा पॉजिटिव, ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा लाइन है जो कुछ इस तरह से पास कर रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव साइड में ही कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव साइड में ही कट कर रहा है, और एट इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर होगा जहां से वो लाइन पास कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस पे भी जिस पॉइंट से पास कर रहा है उतना होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, जहां पर a होता है x पर इंटरसेप्ट और b होता है y पर इंटरसेप्ट, विच इज इक्वल्स टू 1।
तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ही देखें तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। अगर हम यहां पर 6 की जगह पे 1 लाना चाहते हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 बाई 6। क्या आएगा? x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन क्लैरिफाई कर दिया कि x पर 2 पर इंटरसेप्ट है, दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस पे, y पर भी 2 इंटरसेप्ट है, मतलब पॉजिटिव y पॉजिटिव 2 है और दोनों का वैल्यू सेम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है। अगर आप सेकंड वाला को चेक करोगे तो ये 10 से डिवाइड होता तो ये x बाई 2 आता, ये y बाई 1 आता। क्या ये इक्वल इंटरसेप्ट है? नहीं, x पर 2 पर कट कर रहा है, y पर 1 पे कट कर रहा है। थर्ड वाले में क्या है? अगर हम x के नीचे वाला वैल्यू देखें तो कहीं ना कहीं वो -1 है, y के नीचे 1 है, तो x पर नेगेटिव साइड में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो गलत है। फोर्थ ऑप्शन में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां हमारा क्वेश्चन है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का लग रहा है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन डायग्राम नॉट ड्रॉन टू स्केल रेलवे स्टेशन ए बी सी डी। ठीक है, ये स्टेशन है ए बी सी और पी और क्यू, जहां पर पी क्यू क्या है? आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, ट्रैक पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। फिगर में मेंशन कर दिया है कि ये जो साइड पी क्यू है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉन है। क्वेश्चन पूछता है द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टू रीच फ्रॉम बी टू ए। मतलब अगर एक ट्रेन को यहां से बी पॉइंट से ए पॉइंट पर रीच करना है और कितने के स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड पता है और अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके हम टाइम को फाइंड इजीली कर सकते हैं, राइट? तो लेट अस फाइंड आउट कि ए बी का लेंथ क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटी हमने पढ़ा था, जिसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें एक साइड इसके पैरेलल है, तो हम लोग उसमें कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है, क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों ट्रायंगल में चाहे एपीक्यू हो चाहे एबीसी हो, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर होने के लिए पोस्टुलेट क्या है? एंगल एंगल। तो हमारा जो ऊपर वाला है इसमें ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थे। ठीक है, तो चूंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? अगर हम बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो हम लिख सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल का एपी अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का AB इज इक्वल्स टू ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल का PQ अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का BC, और रिलेशन तो इधर भी होगा, दैट इज AQ अपॉन AC, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं। तो हम ये देखते हैं कि AP का वैल्यू क्या आपको पता है? नहीं, AP हमें नहीं पता, तो हम AP को ऐसे ही छोड़ देंगे। AB क्या है? AB भी हमें नहीं पता है पूरा, लेकिन ये पता है कि AB को हम लोग BP प्लस AP लिख सकते हैं, जहां पर BP का वैल्यू है 18। तो क्या हम लिख दें इसको 18 प्लस AP? यस। और PQ का लेंथ कितना है? 20, और BC का लेंथ कितना है? 50। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स AP का वैल्यू क्या आएगा? 18 2 36 प्लस ट्वाइस AP, ये 2AP माइनस होगा तो आएगा 3AP, thrice AP is equals to 36, so what will be the result of AP? 12। तो हमें ये पता चल गया कि AP का लेंथ कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हमारा AP का लेंथ 12 किलोमीटर है तो क्या आप बता सकते हो कि ये पूरा AB का लेंथ कितना है? कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 कितना आता है? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता चल चुका है कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है? 30 किलोमीटर, और स्पीड भी हमें पता है 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय
स्पीड, डिस्टेंस कितना मेंशन्ड है 30 किलोमीटर, हमें 30 किलोमीटर कवर करना है और स्पीड कितना है 90, तो आ गया 3 3 जा 9 1/3 1/3 आर आया। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम एक आर में 60 मिनट होता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 टाइम्स में 20 मिनट्स आ जाएगा। तो विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चे? तो क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग प्लीज नोट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। ये खुद एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, जहां पर हमें दो ट्रायंगल को फॉर्म करके दिखाया है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं है, रैंडम एक फिगर बनाया समझाने के लिए। आर सच दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और फिगर में मेंशन कर दिया है कि एंगल सी है और एंगल एफ, दोनों एंगल का मेजर क्या है, सेम है। और अगर दोनों एंगल का मेजर सेम है तो फिर आपसे क्या पूछा है, और साथ में ये भी बताया है कि ए बी मतलब ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं समझना है कि ए बी और डीई का लेंथ इक्वल है, हमने बस जस्ट मार्क किया ये बताने के लिए कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऑप्शन पूछता है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए या तो एंगल एंगल का पोस्टुलेट होता है या फिर साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट होता है। साइड एंगल साइड आप ये नहीं समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में साइड एंगल साइड का मतलब होता है एक साइड दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के साइड के इक्वल होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब ए बी और डीई का जो रेशियो है वही बीसी और ईएफ का रेशियो आएगा। तो वो तो मेंशन था, लेकिन क्या जो इक्वल एंगल है वो दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच वाला एंगल है? नहीं, क्योंकि एंगल जो मेजर्ड इक्वल दिखाया है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में आना चाहिए। क्या यहाँ पर एंगल्स का मेजर जो इक्वल है प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में है? क्या एंगल बी को एंगल ई के इक्वल दिया है? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं मेंशन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं है, बट वी कैन राइट द सिमिलैरिटी ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? क्योंकि सिमिलैरिटी का जो पोस्टुलेट्स है कि एंगल एंगल या साइड एंगल साइड ये दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ST इज नॉट पैरेलल टू PQ। आप देख सकते हो ये जो ST है इसके बारे में मेंशन किया है कि PQ के पैरेलल नहीं है। ठीक है, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर PQR। PQR कौन सा ट्रायंगल है? ये बड़े वाले ट्रायंगल में PQR की बात कर रहा है, P Q और R। और TSR कौन सा ट्रायंगल है? TSR ये वाला है, दिस इज TSR। फिर भी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलैरिटी के लिए पहला चीज तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल R दोनों ही ट्रायंगल्स में, तो एंगल R तो एंगल R के इक्वल हो गया, मतलब कॉमन एंगल हो गया। एक एंगल हमें और इक्वल चाहिए। अब आप यहां से देखो PQR की बात कर रहे हैं, मतलब PQR मतलब इधर से होते हुए जा रहा है ना, और TSR मतलब इधर से होते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो जरा ऑप्शन में ला लेते हैं, PQR इक्वल्स टू STR, PQR इक्वल्स टू STR, नहीं ये एंगल इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। QPR मींस QPR मतलब ये वाला एंगल और TSR मतलब ये वाला एंगल, ये डॉट इस वाले के इक्वल नहीं होना चाहिए। PQR इक्वल्स टू TSR, PQR मतलब ये वाला एंगल और TSR मतलब ये वाला एंगल। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, PRQ इज इक्वल्स टू RST मतलब ये वाला है। ये एंगल तो R के तो ऑलरेडी इक्वल कॉमन है, तो फिर उसको हम किसी और के इक्वल नहीं करेंगे। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन हो और कोई दूसरा साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन? दिस ऑप्शन सी शुड बी द राइट कंडीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल फैक्टर ऑफ अ पिक्चर एंड द एक्चुअल हाइट ऑफ सोनिया इज 20 सेंटीमीटर इज टू 1.6 मीटर। यहां पर सोनिया का एक पिक्चर है, उस पिक्चर का और उसका एक्चुअल हाइट का, उस पिक्चर में जो सोनिया का हाइट है और एक्चुअली जो सोनिया का हाइट है, दोनों का रेशियो दे दिया है। ठीक है, हमें मतलब हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑन मॉडल, मॉडल मतलब पिक्चर हो गया, अपॉन एक्चुअल हाइट। ठीक है, अब दोनों का रेशियो क्या है, 20 सेंटीमीटर अपॉन 1.6। तो ये 1.6 मीटर है ना, तो हमें ऊपर नीचे यूनिट सेम रखना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 अपॉन 160। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 1/8। मतलब हमारा k, मतलब चैप्टर सिमिलैरिटी का ये क्वेश्चन है जिसमें k फैक्टर हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर k फैक्टर या रेशियो क्या आ चुका है, मॉडल और एक्चुअल ग्राउंड पर जो रेशियो है वो 1:8 है। तो कहता है कि अगर पिक्चर में उसकी हाइट 18 सेंटीमीटर है तो उसकी एक्चुअल हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हम फिर से इसी रेशियो से रिलेट करेंगे। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑन मॉडल अपॉन एक्चुअल हाइट, क्या लिख सकते हैं, 1:8। और आपको क्वेश्चन में पता है कि यहां पर पिक्चर का हाइट कितना है, मॉडल में कितना हाइट है, 18 है, क्योंकि मॉडल में हाइट 18 सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है। ओके, और एक्चुअल हाइट हमें नहीं पता, जिसका रेशियो है 1:8। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक्चुअल हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 64, और एक ये सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन ऑप्शन आप देखोगे कि मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा आंसर है 144 सेंटीमीटर, और ऐसा अगर है भी तो यहाँ पर ऑप्शन है मीटर्स में। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 1.44 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जो सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, इस एडजॉइनिंग फिगर में क्या है, ओ जो है वो सेंटर का, सर्कल का सेंटर है, और एक सेमी सर्कल आपको दिख रहा है। ये चूंकि सेंटर है और ए बी ड्रॉन है, तो ए बी क्या कहलाएगा, डायमीटर। द कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो मेंशन भी है कि ओ ए, नहीं, ओ ए भी एक डायमीटर है, और ओ ए जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है। मतलब ओ ए को एज अ डायमीटर मानते हुए यहाँ पर एक सेमी सर्कल को फॉर्म किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेमी सर्कल फॉर्म्ड है, इसमें ओ ए क्या है, डायमीटर, और डायमीटर हमेशा किसी भी सर्कल पे उसके सरकमफेरेंस पर कितना डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो इसका मतलब है, हम लोग पढ़े हैं ना थ्योरम एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्योंकि एक ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो जब एक एंगल 90 है, एक एंगल 20 है, तो थर्ड एंगल शुड बी 70 डिग्री, जिसमें APQ मतलब APQ मेंशन्ड है। और आपसे पूछा है द डिग्री ऑफ OAQ, OAQ ये वाला एंगल आपसे पूछा है, OAQ ये वाला एंगल। एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में OA का लेंथ और OP का लेंथ इक्वल है। क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। वो 20 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री और ये पूरा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल जो बच गया, दैट इज जो मेजर्ड एंगल है, आस्क्ड एंगल है OAQ, वो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर फिर से एक सर्कल है, ये एक टैंजेंट ड्रॉन है, ये AC एक कॉर्ड है जो सेंटर पर एंगल AOC फॉर्म किया है और सरकमफेरेंस पर एंगल ABC फॉर्म किया। हम जानते हैं
कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। तो अगर सर्कमफेरेंस पर 50 डिग्री फॉर्म है तो सेंटर पर कितना फॉर्म होगा, क्या बता पाएंगे? तो y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, अब हम एक और रिलेशन जानते हैं, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, जो कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक टैंजेंट ड्रॉन है और एक कॉर्ड ड्रॉन है, ठीक है, तो कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट पे बनने वाला कोई भी एंगल के इक्वल होगा। जैसे ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये किधर फॉर्म हुआ है? माइनर सेगमेंट में, ठीक है। तो इसी कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल x है ये कहां बना है? टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में, ठीक है, जो किधर बना है? माइनर सेगमेंट में बना है। तो इसी कॉर्ड AC के द्वारा बनने वाला एंगल मेजर सेगमेंट में, दैट इज 50 डिग्री, दैट शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x 50 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट z फाइंड करना है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है AOC, जिसमें OA और OC का लेंथ इक्वल है और y का मेजर 100 है, तो एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 100 है तो बचा हुआ दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 80, जिसको हम लोग इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे तो ये भी 40 और वो भी 40 हो जाएगा। तो हमारा z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो क्या आप करेक्ट ऑप्शन मैच कर सकते हैं? x y z 50 100 40, 50 100 40 हमारा ऑप्शन ए में सीक्वेंस में लिखा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर टैंजेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक सर्कल है और इस सर्कल में PT जो दिख रहा है, PT ये एक टैंजेंट है और QT है वो भी टैंजेंट है। तो बोथ द टैंजेंट्स, हम देख सकते हैं कि दोनों ही टैंजेंट्स कहां से ड्रॉन है? पॉइंट T से ड्रॉन है। ठीक है, हमारा जो पहला टैंजेंट है वो भी T से ड्रॉन है और जो सेकंड वाला टैंजेंट है वो भी T से ही ड्रॉन है। तो TP और TQ। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ x। x कहां मेंशन्ड है? ये वाला एंगल, मतलब ये जो एंगल बन रहा है दिस इज, ठीक है। ये जो QT टैंजेंट है और ये जो QS है, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि एक सर्कल में एक टैंजेंट ड्रॉन है और एक उसी पॉइंट से एक कॉर्ड ड्रॉन है। ठीक है, तो एंगल जो यहां मेजर होता है वही एंगल दूसरे उसी कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल होता है। तो यहां पर ये जो टैंजेंट है और ये जो QS कॉर्ड है, इसके बीच में कितना एंगल मेजर्ड है? 30 डिग्री। तो इसी कॉर्ड के द्वारा, इसी QS कॉर्ड के द्वारा बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस पर कितना हो जाएगा? वो भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। उसका मतलब ये मेजर भी 30 डिग्री है, ये ऊपर वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। सिमिलरली हमने ऊपर देखा कि ये जो PS कॉर्ड है और PT टैंजेंट है, दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। तो इसी कॉर्ड के द्वारा बनने वाला जो यहां पर एंगल है, ये वाला एंगल, इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो भी सेम एंगल हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 30 और ये एंगल को मेजर कर लिया 45। तो क्या आप थर्ड एंगल फाइंड नहीं कर सकते? तो एंगल x क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आंसर आएगा 180 माइनस 75 डिग्री 105 डिग्री। So which is the correct option? Option D, that is 105 degree. So please pause the video to note it down. Next question है हमारा, जिसमें एक सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर कैसा होगा? कुछ इस तरह का, राइट। क्वेश्चन में टर्म यूज किया है स्ट्रेच्ड। इस तार को खींच करके इतना स्ट्रेच किया है कि उसका लेंथ क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेचिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई नया मटेरियल्स को उसमें ऐड नहीं किया है, मटेरियल्स वही था, बस उसको खींच दिया गया। तो चूंकि हम वायर को स्ट्रेच किए हैं, तार को खींचे हैं, तो उसका लेंथ तो डबल हो गया। मतलब अगर पहले लेंथ मान लेते हैं कि हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A कंसिडर किया और इसके लेंथ को L माना, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा A इंटू L। ठीक है, जब हम इसके लेंथ को स्ट्रेच कर दिए तो जो न्यू लेंथ हो गया वो हो गया ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ। और एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि जब भी आप लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो एरिया जो होता है वो इनिशियल एरिया का ठीक आधा हो जाता है।
ये आप सेलिना बुक में आप देखेंगे तो आपके बुक में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नोट पार्ट में मेंशन्ड है नियर रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के पास कि जब भी हम लेंथ को डबल करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। तो मतलब जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एल डैश मल्टीप्लाइड बाई ए डैश, जबकि एल डैश क्या है ट्वाइस ऑफ लेंथ और ए डैश क्या है हाफ ऑफ एरिया, तो टू टू कैंसिल हो गया, मतलब अभी भी वॉल्यूम क्या है ए इंटू एल। तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेस आया है? नहीं, यहाँ वॉल्यूम में चेंजेस कुछ भी नहीं आया, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम अभी भी है। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है। और क्वेश्चन में वही पूछा था कि कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं करता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। रेडियस ऑब्वियसली चेंज कर रहा है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जा रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में भी फर्क आएगा और कर्व सरफेस एरिया में भी फर्क आएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, हमने फॉर्म कर लिया एक राइट सर्कुलर कोन which has the radius of the base equal to the height of the cone। मतलब इस कोन में जो रेडियस है ऊंचाई भी वही है, तो क्या हम हाइट को भी रेडियस आर ही मान लें? यस। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें मेंशन्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन आपको भी याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इसका वॉल्यूम फाइंड करने, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू मेंशन किया हुआ है कि आपको 22/7 लेना है, और रेडियस स्क्वायर और हाइट भी तो रेडियस ही है, तो हम इसको आर क्यूब लिख सकते हैं, जहां पर वॉल्यूम मेंशन्ड है 9702। तो हम अगर आर क्यूब को फाइंड करें तो कितना आएगा 9702 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22। इसे हम रेड्यूस कर सकते हैं, 2 11 टाइम्स में 22, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है। ठीक है, 11 से डायरेक्ट भी ये कट रहा है, 11 4 जा 44, 4 बचा, 11 4 जा 44, 1 बचा, 11 1 जा 11, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 441 इंटू 21, और आप जानते हैं कि 441 इज स्क्वायर ऑफ 21, तो 441 को हम 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, और एक बार 21 और है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आर का वैल्यू क्या हो गया 21 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब रूट निकलेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन भी 21 सेंटीमीटर मेंशन्ड है, आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में हमसे डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायमीटर फाइंड करेंगे विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 21 which comes out 42 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में डायमीटर कितना हो चुका है 42 सेंटीमीटर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट द कंटेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जहां पर कहता है कि एक सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर आप जानते हैं ना, लेमन नींबू जो होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो स्फेयर विथ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज कट इन 4 आइडेंटिकल पीसेस, ठीक है। तो ये एक स्फेयर है जिसको हम लोग किस तरह से कट किए हैं, एक बार इस तरह से और एक बार, मतलब ये शेप प्रॉपर बताया है, एक बार इस तरह से हमने पूरा उसको वर्टिकली इस तरह से कट किया, फिर जो एक पीस निकल के आया उसको भी हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप समझो कि जब हम किसी एक लेमन की बात करें और उसको अगर ऐसे कट कर दें तो उसमें जो न्यू सरफेस एक्सपोज हो जाता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। और उसको भी अगर हम हाफ कट कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, मतलब ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर से भी ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। तो इससे क्या, इसके बारे में क्या पूछा है कि इस क्वाड्रेंट का मतलब अगर हम एक लेमन को 4 टुकड़े में डिवाइड कर दें, 4 इक्वल हिस्से में, तो वो जो एक पीस है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं एक न्यू सरफेस दैट इज सर्कुलर रीजन एक्सपोज होता है, ठीक है। और अगर हम उसको भी हाफ कर दें तो मतलब सर्कुलर रीजन जो एक्सपोज हुआ वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और अगर हम उसको भी हाफ कर दें तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन जब हम उसको हाफ करते हैं तो एक रीजन फ्रंट वाला होता है और एक रीजन इधर साइड से एक और नया रीजन आ जाता है, और वो भी सेमी सर्कुलर ही होता है, तो उसका भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2।
मतलब ऐसा ऐसा 2 तो डबल कर दिया, प्लस पूरा स्फेयर का जो ऊपर से कवरिंग होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², और उसको हम 4 हिस्से में डिवाइड कर दिए हैं, मतलब 1/4 लिए हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा πr²। तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल कितना हुआ? ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2πr²। ठीक है, जहां पर क्वेश्चन में रेडियस मेंशन्ड है, रेडियस 4 है, तो अगर हम रेडियस को पुट कर दें तो 4 4 16 और 16 2 32 पाई। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? 32 पाई। नेक्स्ट है हमारा, दो आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फेयर है। आप देख सकते हैं ये एक हेमिस्फेयर है, मतलब एक स्फेयर को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टली। The ratio of the total surface area of the two hemisphere to the surface area of the sphere formed, मतलब जो एक्चुअल वाला स्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया और जो 2 हेमिस्फेयर बना है उस दोनों का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। तो देखो, अगर हमने पढ़ा है कि जब भी हम एक स्फेयर की बात करते हैं तो उसमें उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², मतलब अगर एक कंप्लीट स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। लेकिन जब हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो ये बाहर का जो एक्सपोजर है वो तो हाफ हो चुका है, तो वो क्या हो जाता है? 2πr²। लेकिन जैसे ही हम एक लेमन को हाफ कट करते हैं उसमें एक नया सर्कुलर रीजन एक्सपोज हो जाता है जिसका एरिया होता है πr²। तो मतलब हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सीधा बोल देते हैं कि चूंकि हमने स्फेयर को हाफ कर दिया तो 4πr² बन चुका है 2πr²। नहीं, जब हमने उसको हाफ किया तो एक न्यू रीजन, ये वाला सर्कुलर रीजन एक्सपोज हो गया जिसका एरिया πr² हम 2πr² में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3πr²। लेकिन हम 2 हेमिस्फेयर की बात करें तो दोनों का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 6πr²। और अगर हम बात करें एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया तो 4πr², और जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3/2। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3/2। सो इसको आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां पर cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा को पूछा गया है कि वो इनमें से अमंग दीज किसके इक्वल है। तो ठीक है, हम पहले cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को ही इवेल्युएट करेंगे। तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, हम cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर थीटा, राइट। और sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो हो जाता है sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ही आता, हमने इंटरचेंज कर दिया। और हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो फिर हम यहां पर इसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। अब आप ये सोचो कि अमंग दीज, ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से हम किसको इवेल्युएट करके ये सेम चीज को ला सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये है sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा और ये है cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट और बढ़ जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले पार्ट में बात करें तो इसमें स्क्वायर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर भी ट्राई करते हैं। अगर हम सेकंड वाले कॉर्ड में लिखें तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पर sin थीटा ऑलरेडी है तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, और यहां sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे में sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया, जबकि हमें स्क्वायर में रिलेशन चाहिए। तो उसके ठीक नीचे वाला जो है, जो इसी चीज में स्क्वायर लगा दिया है, तो अगर हम इसमें स्क्वायर लगा दें तो न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और फोर्थ वाला ऑब्वियसली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ए का रिजल्ट, ए का वैल्यू पता है और बी का भी वैल्यू पता है। आपसे पूछा है ए माइनस बी का रिजल्ट क्या होगा। ए माइनस बी आपको फाइंड करना है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं।
अगर आपको a माइनस बी को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करते हैं। a क्या है 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस b का वैल्यू क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2। अगर हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड में 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। और आइडेंटिटीज क्या कहता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो 3 plus 2 that is equals to 5. So which is the correct option? Option number 5 is the correct answer. Next question है जहां पर एक certain time of day मतलब एक particular time पर ऑब्जर्व किया गया द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। शैडो कैसे बनता है, अगर ये एक पोल है, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर ये एक पोल है और यहां पर सन है, ठीक है, तो सन का जो रे आता है उससे इस स्टैंडिंग पोल का, इस वर्टिकल पोल का एक शैडो बनता है और इस तरह का कुछ शैडो होता है। ठीक है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, और ये मेंशन्ड है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अगर हाइट ऑफ पोल 1 है, ठीक है, हाइट ऑफ पोल क्या है 1 और लेंथ ऑफ शैडो क्या है √3। तो आपसे पूछा है कि ये जो सन है वो कितने एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को यहीं से मेजर करेगा ना कि ये सन कितने एंगल पर है, इसे हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं। और आप समझो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है जो हमें परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कर रहा होता है, tan। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप जानते होंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा tan कम्स 1/√3 30 डिग्री। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सूरज का या सन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक मैन है स्टैंडिंग ऑन अ शिप अप्रोचेस द पोर्ट टुवर्ड्स द लाइट हाउस। अब आप समझो कि यहां पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, और ये वाटर बॉडीज है जहां पर एक शिप है। पहले शिप कहां था, यहां था, ठीक है, ये शिप है और एक मैन है जो इस पोल को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो इधर की तरफ इसका शिप जो है इधर मूव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये शिप यहां आ जाएगा, राइट, ये मैन इस पोल को अभी भी देख रहा है। तो पहले लिखा है इज ऑब्जर्विंग इन 10 मिनट्स, यहां से यहां आने में उसको कितना समय लग गया है, 10 मिनट लग चुका है। और पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस चेंजेस फ्रॉम अल्फा टू बीटा। पहले जो मेजर था वो अल्फा एंगल पर लाइट हाउस का टॉप दिख रहा था, थोड़ा 10 मिनट के बाद जब वो और आगे बढ़ा तो उसको बीटा एंगल पे दिख रहा है। तो क्या आप नहीं बता सकते कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है? दिस इज वेरी क्लियर कि जब हम किसी चीज के अप्रोच हो जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, तो उतना ऊपर देखने के लिए हमको एंगल ऑफ एलिवेशन को और बढ़ाना होता है। अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम रहेगा। तो अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है? ऑब्वियसली बीटा बड़ा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अगर बीटा अल्फा से बड़ा है तो कहीं ना कहीं अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा और बीटा कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम नहीं है। जब सेम पोजीशन नहीं है तो दोनों का मेजर भी सेम नहीं होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4040, जहां पर असर्शन गिवन है द डिफरेंस, एक आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर है, और the difference in class mark of the model class and the median class of the following frequency distribution table is 0। assertion ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जो मॉडल क्लास है और जो मीडियन क्लास है दोनों के बीच का जो क्लास मार्क है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए। तो ये assertion है, ऐसा assert कर रहा है, ऐसा बता रहा है। रीजन कहता है कि मॉडल और मीडियन क्लासेस हमेशा सेम होते हैं फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट असर्शन जो है वो सही है कि नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है। तो इसमें कौन सा क्लास इंटरवल है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? इसमें 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है। तो चूंकि इस वाले मॉडल क्लास का
मतलब इस वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ही हमारा मॉडल क्लास है। तो क्या हम लिख दें यहाँ पे कि मॉडल क्लास क्या है? हमारा मॉडल क्लास हो गया 50 to 60, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बाद जब भी हमें मीडियन क्लास निकालना हो तो हम एक टेबल वर्टिकल बनाते हैं। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पे ही काम कर लेंगे। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले का 1 है तो 1 ही रहेगा, सेकेंड वाले में 1 और 3 जुड़ के 4 हो जाता है, थर्ड वाले में 4 + 2 6, फिर यहाँ 6 + 6 12, और फिर 12 + 4 16। तो ये आ गया है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपसे क्या पूछा है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए पहले ये देखो कि हमारे पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या है। 16, अगर आप इसको भी जोड़ेंगे तो 16 ही आना है, ठीक है। 16 है तो हम यहाँ पर 16 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो ये 16 हमारा इवन नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है? n/2th टर्म। इवन है ना, तो n/2th टर्म मतलब हमारा 16 है, तो 16 का हाफ क्या हो जाएगा? 8th टर्म। तो हमें कौन सा टर्म चाहिए? 8वां टर्म चाहिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 8th टर्म कहां आएगा? 1 के बाद आएगा, 4 के भी बाद आएगा, 6 के भी बाद आएगा, लेकिन 12 के बाद नहीं आएगा, 12 के पहले आएगा। तो मतलब हमारा 12 का कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, 12 का कॉरस्पॉन्डिंग 12 मतलब फ्रीक्वेंसी जिसका 6 है और उसका क्लास इंटरवल 50 to 60 है, मतलब मीडियन भी क्या हो चुका है? मीडियन भी 50 to 60 ही आया, ठीक है। और अगर मीडियन भी क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्या है? 50 to 60, तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा? बीच का वैल्यू 50 और 60 के बीचों बीच क्या आता है? 55। और मॉडल क्लास इंटरवल भी 50 to 60 था, तो इसमें भी 50 और 60 के बीच में क्या आता है? 55। अब आप बताओ कि मॉडल क्लास का जो वैल्यू है, क्लास मार्क है, और मीडियन क्लास का जो क्लास मार्क है, दोनों का डिफरेंस 0 है या नहीं? यस, 0 है। तो इसका मतलब जो असर्शन था वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये कह देना कि मॉडल क्लास और मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है। तो मतलब हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक 11 एरे डेटा। एरे क्या होता है? एरे होता है अरेंज्ड वे में, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डेटा को देख सकते हैं कि द मीडियन इज द मिडिल नंबर। मीडियन क्या होता है? मिडिल नंबर होता है। रीजन ये है फॉर द डेटा दिस द मीडियन इज 13। अच्छा, असर्शन कह रहा है कि अगर 11 एरे डेटा है तो मीडियन जो होगा उसका मिडिल नंबर होगा। बिल्कुल सही है कि अगर एक डेटा एरेड है तो उसका जो बीच का नंबर होता है, जैसे हमने लिख दिया 4, 7 और 9, तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? इन 3 नंबर के बीचों बीच में कौन सा नंबर है? 7, तो मिडिल वाला नंबर मीडियन कहलाता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन चेक करते हैं। कह रहा है इस गिवन डेटा का जो मीडियन आएगा वो 13 आएगा। तो सबसे पहले हम इस डेटा को एरे फॉर्म में लिखेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 5, 7, 9, 10, 10, 11 और फिर क्या है? 13। नाउ लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना डेटा है? 7 डेटा। तो इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n+1/2th टर्म। तो 7 + 1 8/2 क्या आता है? 4th टर्म। मतलब हमें इस एरे डेटा में चौथा टर्म कौन सा है? 1 2 3 4। तो हमारा इस एरे में मीडियन क्या आ गया है? 10 आ गया। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीजन क्या कह रहा है कि मीडियन 13 है। तो असर्शन हमारा सही है और हमारा रीजन क्या है? गलत है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा करेक्ट आंसर है सी, जो कहता है assertion is true and reason is false. So please pause the video to note it down. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अंकित had the
option of investing in a company A where 7% rupees 100 shares are available at 120 or in company B, या फिर एक कंपनी बी में इन्वेस्ट कर सकता है जहां पर 8% डिविडेंड है, 1000 रुपीज नॉमिनल वैल्यू का शेयर है जो 1620 रुपीज में अवेलेबल है। ठीक है, लेट अस चेक। असर्शन कहता है इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ए में करता है तो वो बेटर देन कंपनी बी है। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेटर होगा? हम लोग उसके लिए रिटर्न परसेंट को फाइंड करते हैं। तो अगर हम कंपनी ए की बात करें, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक रिलेशन होता है डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो डिविडेंड परसेंट कितना है फर्स्ट वाले कंपनी का? 7% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है? 120। तो यहां से रिटर्न परसेंट क्या आएगा? 700 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, 35/6। इसको अगर हम नियर अबाउट एक राउंड फिगर में डेसिमल्स में लाएं तो 6 5 30, 5 0, 6 8 48, 2 बचा 0, 6 3 मतलब ये नियर अबाउट 5.83% का रिटर्न दे रहा है। कौन सा कंपनी? कंपनी ए। अगर हम कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी में क्या रिलेशन है? सेम चीज है, उसका डिविडेंड परसेंट क्या है? 8%, मतलब 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 1000 इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ 1620। तो यहां से रिटर्न परसेंट क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1000 अपॉन 1620। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, इसको हम रेड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8 और फिर 400 अपॉन 81 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 400 को जब हम 81 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 32, 4 1 4 8। ठीक है, यहां पर 76 आया, एक डेसिमल देंगे 0 तो कितने टाइम्स में जाएगा? मतलब जो भी जाए, ये हमने क्या देखा कि ये 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कंपनी ए है वो 5 पॉइंट समथिंग रिटर्न दे रहा है और कंपनी बी जो है वो 4 पॉइंट समथिंग रिटर्न दे रहा है। तो कौन सा कंपनी बेटर इन्वेस्टमेंट है? कौन से कंपनी में हमें बेटर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो कंपनी ए, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। इसका रीजन लिखता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी। यस, फर्स्ट कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है 5.83 और सेकंड वाले का 4 पॉइंट ही है, तो मतलब उससे तो कम है। तो हम कौन सा ऑप्शन इसको टिक करेंगे? हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन